हेलो एनर्जेटिक बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आपकी एनर्जी टॉप पे होगी। मैं हूँ सानिया और आप सबका स्वागत है इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म नर्सिंग गुरुकुल पे, जहाँ हम पीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। बच्चों, आज हम फिजिक्स का मॉडल पेपर 8 सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले हमने 7 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं, जो इजी, इंटरमीडिएट एज वेल एज हार्ड लेवल के क्वेश्चंस वाले मॉडल पेपर्स थे। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट में से वो सारे मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, तो वो देख ले। और बच्चों, आज हम एक मॉडल पेपर 8 सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, हमने बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज लॉन्च किया है हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप पे, जिसमें टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर्स पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी प्राइस 149 ओनली है। तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। बच्चों, पिछले साल जिन भी बच्चों ने ये वाला कोर्स ज्वाइन किया था, उनको उनकी पसंदीदा मेडिकल कॉलेज में मिल गई थी। तो बस अब आपकी बारी है। अगर आप अपना फोटो यहाँ देखना चाहते हो तो आप भी इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें और अपना पसंदीदा कॉलेज भी जरूर पा सकते। और बच्चों, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि 19 मई को, 19 मई आपकी एग्जाम 21 को है, तो 19 मई को एक मॉक टेस्ट रखी गई है, जो फ्री है सबके लिए। सबके लिए फ्री है। तो इस मॉक टेस्ट को जरूर अटेंड करें, जो रियल टेस्ट जैसे होने वाली है। तो आपको आपकी एग्जाम से पहले एक मॉक टेस्ट प्रिपरेशन की खातिर मिल रही है, तो ये मौका ना गवाए, इसको जरूर यूज करें। तो 19 मई को मॉक टेस्ट है, फ्री फॉर ऑल। इसका फायदा जरूर उठाए और याद रखे इस टेस्ट को अटेंड करना। तो चलो बच्चों, हम हमारा मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको मॉक टेस्ट में एनरोल होने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे के रखी होगी, हाउ टू ज्वाइन द मॉक टेस्ट, वो देख ले आप। तो चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टूवर्ड्स टाइम एक्सिस। इसका मतलब क्या? तो देखो, वेलोसिटी एट टाइम ग्राफ है, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, तो ऐसा हो गया। अब उसका मतलब क्या है? ऐसा ग्राफ है, उसका मतलब है स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। स्लोप वेरी कब करेगा? जब ऐसा ग्राफ हो। इसमें स्लोप वेरी कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसमें स्लोप कांस्टेंट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप क्या होता है मैंने बहुत बार बताया है और अभी भी बता रही हूँ कि स्लोप है मतलब y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। y पे v है, x पे t है, तो v बाई टी जो हमारा होता है एक्सेलरेशन। स्लोप कांस्टेंट है तो v बाई टी कांस्टेंट है, उसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली मोशन है, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। Which law states that every action has an equal and opposite reaction? ये तो अब आपको आता है, मुझे पता है। इतने तो अब आप एक्सपर्ट हो चुके हो। चलो ये भी बता दो इसका आंसर फटाफट। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन के लिए जवाबदार है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की डायरेक्शन में लगेगा, और ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर मोशन में जा रहा है मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो गया। इन दोनों के बीच का फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री हो गया। तो वर्क डन क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स 0 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 है यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? तो एंगुलर मोमेंटम पहले क्या होता है उसका फॉर्मूला लिखो, आर क्रॉस पी। आर का यूनिट मीटर, पी, पी क्या होता है? मोमेंटम, एम इंटू वी। एम का यूनिट किलोग्राम, मास, मास का यूनिट किलोग्राम, वी वेलोसिटी, उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मीटर 2 बार है तो मीटर का स्क्वायर लिखेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये रहा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हमारा ए ऑप्शन सही आ गया। देखो बच्चों, हमें यूनिट नहीं पता था तो हमें फॉर्मूला पता था, उससे हम आसानी से निकाल पाए, है ना? तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता था, इसीलिए हम आसानी से निकाल पाए। एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ इज नियरली, ये भी अब आपको पता है। इसका आंसर भी आप कमेंट में जरूर बताएंगे। यंग्स मॉड्यूलस इज डिफाइंड फॉर, तो यंग्स मॉड्यूलस होता है, यंग्स मॉड्यूलस वो ओनली फॉर सॉलिड होता है। किसके लिए होता है? जो इक्वल होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के। तो यंग्स मॉड्यूलस इज ओनली फॉर सॉलिड्स। कैपिलरी राइज इज ड्यू टू, कैपिलरी ट्यूब में राइज किसके कारण होता है? वो होता है सरफेस टेंशन के कारण। कैपिलरी ट्यूब एक छोटी सी ट्यूब होती है, उसको अगर हम लिक्विड में रखेंगे तो या तो उसमें लिक्विड रेज होगा या डाउन होगा, और वो होता है सरफेस टेंशन के कारण। इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा सरफेस टेंशन। ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देख के घबराना नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कौन से फॉर्मूला में आता है वो याद करो। कौन से फॉर्मूला में आता है? 6 पाई ईटा आर बी, जहाँ पे ईटा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो ईटा को कैसे लिखेंगे? एफ अपॉन 6 पाई आर बी, ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगा। तो इसका अगर हम यूनिट लिखें, एफ फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। 6 पाई तो यूनिट लेस होगा। आर रेडियस, रेडियस का यूनिट मीटर, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो न्यूटन इंटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा ऑप्शन बी। मिल गया ना? कितना इजी है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी होती है 1 अपॉन टेम्परेचर ऑफ रिजर्वर अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ये हमारा कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी हो गई। तो यहाँ पे आप दो ऑप्शन देखेंगे, टेम्परेचर ऑफ रिजर्वर्स, तो ये हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि इसके फॉर्मूला में टी आर आता, इसीलिए। विच लॉ इज रिलेटेड टू थर्मल एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन होता है कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि चार्ल्स लॉ जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर के लिए होता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कि जब हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर, सॉरी, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये हमारा चार्ल्स लॉ होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेस विथ, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमें पता है क्या होता है? v बाय रो, जहाँ पे v बल्क मॉड्यूलस और रो डेंसिटी। अगर डेंसिटी कम होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि v एंड रो का इनवर्स रिलेशन है। रो कम होगी तो v ज्यादा, और रो कम होगी जब, कब कम होगी? जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो डेंसिटी कम होगी एंड वेलोसिटी ज्यादा। तो ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस विथ ह्यूमिडिटी। बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू,
ब्रीथ फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज। देखो, कोई एक साउंड है जिनकी जो नियरली जिनकी फ्रीक्वेंसी नियर में है, ऐसे दो साउंड का जब इंटरफेरेंस होगा और जो साउंड सुनाई देगी वो उसको हम बीट कहते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों जो फ्रीक्वेंसी थी ओरिजिनल उनके डिफरेंस के इक्वल होती है, इसीलिए यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, तो डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज है। कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। कूलम्ब्स लॉ किसके एप्लीकेबल होता है? तो कूलम्ब के लॉ के स्टेटमेंट में यह आता है कि जब स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस सर्टेन सेपरेशन पे हम रखेंगे तो उनके बीच का फोर्स होगा वो उनके चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या पूछा गया है? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ये तो आपको अब पता है, हमने ये वाला क्वेश्चन बहुत बार कर दिया है, तो ये आप कमेंट में बताएंगे। कैपेसिटर स्टोर्स, कैपेसिटर को अगर हमने चार्ज किया तो कुछ चार्ज होगा वो एक प्लेट पे जमा होगा, दूसरी प्लेट में उसके ऑपोजिट नेचर का चार्ज इकट्ठा होगा, और इस चार्ज की वजह से उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी। क्या स्टोर होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी स्टोर होगी। एनर्जी का फॉर्म क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी। वैल्यू ऑफ 1 फैराड इज, फैराड किसका यूनिट है? फैराड है कैपेसिटर का यूनिट। तो एक कैपेसिटर का यूनिट, सॉरी, एक कैपेसिटर का यूनिट है फैराड, तो सी क्या होता है? क्यू बाय वी। हमें क्या चाहिए? 1 फैराड। तो 1 फैराड कब मिलेगा? जब यूनिट चार्ज होगा और यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तब हमें 1 फैराड मिलेगा। तो इसका मतलब है 1 C/V के इक्वल है, तो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 C/V। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन, हमें पता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर रो एल बाय ए के इक्वल होता है, जहां पे रो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एल लेंथ है एंड ए एरिया। ये किसी एक टेम्परेचर के लिए, अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस वेरी करता है, मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मतलब यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? अगर हमने एक मैग्नेट ले लिया, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पोल में अंदर जाएंगी, बाहर की तरफ उसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होगी और अंदर की तरफ साउथ टू नॉर्थ होगी। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। इंटरसेक्ट नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। स्ट्रेट लाइन नहीं, आप देख सकती हो यहाँ पे कर्व है, वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती। स्टार्ट फ्रॉम साउथ पोल, तो ये बात भी गलत है, साउथ पोल से स्टार्ट नहीं होती, वो बाहर नॉर्थ से साउथ होती है और अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है। लेकिन आर क्लोज्ड कर्व्स, हाँ ये बात सही है, वो हमेशा क्लोज कर्व होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज कर्व नहीं बनाती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज कर्व्स बनाती है। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन, लेंज लॉ किसके ऊपर है? तो वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। लेंज लॉ क्या कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। जिस डायरेक्शन में फ्लक्स चेंज हो रहा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको अपोज कर रहा हो ऐसा ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे से आया। एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, देखो बच्चों, जब भी आइडियल वर्ड यूज किया हो मतलब नो लॉस वाला, आइडियल नो लॉस, आइडियल नो लॉस, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा नो लॉस।
विच फिनोमिना एक्सप्लेन्स द रेनबो फॉर्मेशन। देखो बच्चों, रेनबो में क्या होता है, एक पानी की बूंद है, अगर सन रे उसके अंदर जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा और मीडियम में हर एक कलर की स्पीड अलग अलग होने की वजह से कलर जुदा हो जाएंगे, जिसे हम डिस्पर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्जन। देन यहाँ पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा एंड वापस यहाँ से बाहर निकलेंगे, ये सरफेस के ऊपर लम्ब है और यहाँ से बाहर निकलेंगे तो वापस रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे रेनबो किसकी वजह से फॉर्मेशन हुआ? तो डिस्पर्जन की वजह से फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अगर स्टेप्स पूछे जाए, स्टेप बाय स्टेप पूछा जाए, तो पहले रिफ्रैक्शन आएगा, देन डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और देन रिफ्रैक्शन आएगा। तो ऐसे इसका स्टेप बाय स्टेप पूछा जाए तो ये इसका हो जाएगा ऑर्डर। पोलराइजेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, तो देखो बच्चों, पोलराइजेशन में क्या होता है, जो पोलराइजर होता है ना, वो किसी एक ही डायरेक्शन के वेव्स को अलाउ करता है, बाकी के डायरेक्शन के वेव्स को ब्लॉक कर देता है। तो ये हमारे ट्रांसवर्स वेव के प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होती है। ठीक है, p किसके इक्वल है, m इंटू v के इक्वल है। जिसके भी पास वेलोसिटी है उसके पास मोमेंटम होगा और जिसके भी पास मोमेंटम है उसके पास कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी और वो वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें कहते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ से जानी जाती है। तो ऑल मूविंग पार्टिकल मूव कर रहा है तो मोमेंटम होगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ अ पार्ट ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या है, हाफ मतलब न्यूक्लियाई को हाफ डीके होने में लग रहा समय, उसको हम हाफ लाइफ कहेंगे। तो ये रहा ऑप्शन बी, टाइम फॉर अ हाफ न्यूक्लियाई टू डीके, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन भी आएगा। हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन लैम्बडा, जहां पे लैम्बडा डी के कांस्टेंट है हमारा। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है, तो इन्वर्टेड करता है, उल्टे दिखते हैं क्या? नहीं, उल्टे तो नहीं दिखते। मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड भी इमेज नहीं करता, हम जितने साइज के हैं उतने ही साइज के मिरर में दिखते, इसीलिए ये भी नहीं आएगा। सेम साइज, हाँ ये आ सकता है, और डायरेक्ट सीधा, हाँ ये भी आ सकता है। लेकिन जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, रियल इमेज कभी भी फॉर्म नहीं करता, तो ये ऑप्शन भी नहीं आ सकता, इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी सही आएगा। बच्चों, यहाँ पे हमारे 25 MCQ मॉडल पेपर के खत्म होते हैं। अब हम नए मॉडल पेपर के साथ मिलते हैं, लेकिन आप मत भूलना 19 मई को टेस्ट देना, जो सबके लिए है। क्या? सबके लिए है, एकदम फ्री है, तो इसको देना ना भूले। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर टेस्ट, हैव अ नाइस डे।